कि सर ये जो एंगल आई है मतलब आपतन कोण है, यह परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना एंगल ये बनेगा और उतना ही एंगल ये होता है, ये कन्फर्म है, ये फिक्स है। तो सर जितने भी संसार के मिरर हैं इनको दर्पण कहते हैं। सभी दर्पण प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों को तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। या तो वो एक्स वाई प्लेन में होंगे या फिर वाई जेड प्लेन में होंगे या फिर जेड एक्स प्लेन में होंगे। जैसे बगुला बोलते हैं, बगुला क्या करता है, जिसको हम सारस बोलते हैं, वो क्या करता है, वो मछली को पकड़ता है मछली खाने के लिए। तो जब ऊपर से वो देखता है तो उसको भी भ्रम हो जाता है, नीचे मछली जा रही है लेकिन उसको भ्रम होगा कि ऊपर है। तो वहां पर जब वो तेज आक्रमण करेगा तो पता चलेगा मछली नीचे थी, भाग जाएगी मछली, तो उसको भी भ्रम हो जाता है। तो ये हीरे का एग्जैक्ट अपवर्तनांक होता है और ये सबसे अधिक है, इससे अधिक फिर किसी का अपवर्तनांक होता नहीं है। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 72वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 71 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमने उसमें यूनिट नंबर 9 स्टार्ट की थी और ये यूनिट है लाइट, प्रकाश को हम डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने प्रकाश का इतिहास क्या होता है और प्रकाश से संबंधित वैज्ञानिकों ने अपने क्या क्या विचार प्रस्तुत किए, ये हमने सारे के सारे पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे और वहीं समझा था कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में कितनी होती है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश की ये दोनों घटनाएं आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ देखो, देख सकते हो आप, यहाँ मैंने हेडिंग लिख दी है प्रकाश का परावर्तन और यहाँ इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है। इसको इंग्लिश में तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम समझते हैं कि सर ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए हमने एक नॉर्मल सा हम उदाहरण देते हैं पहले। अगर आपके पास कोई रबड़ की बॉल है तो अगर उस रबड़ की बॉल को आप अगर किसी दीवार में मारेंगे तो हमें पता है कि सर दीवार से टकराने के बाद वह बॉल वापस आएगी। सेम यही प्रकाश के साथ हम करते हैं, प्रकाश के साथ भी ऐसा ही होता है। तो जो घटना बनती है उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होता है तो समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ऊपर ये कांच है या फिर हम मानते हैं कोई मिरर है या फिर कोई चिकनी सतह है। हम यहाँ पर लिख देते हैं ये है कोई चिकनी सतह, चिकनी सतह, सतह। ये कोई स्मूथ एक सरफेस है जहां से प्रकाश आकर टकराकर वापस जाएगा। अब हम समझते हैं कि सर ये प्रकाश का परावर्तन पहले है क्या, फिर हम इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश की किरण अगर किसी माध्यम से चलकर आ रही है तो किसी सतह से टकराने के बाद अगर वह वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण यहाँ से मैंने इधर भेजी और सामने एक दीवार है, मान लीजिए कोई चिकनी सतह है, उससे वो टकराई और वापस आ गई इसी माध्यम में, तो ये प्रकाश की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब हम इसी को चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि सर यहाँ से ऊपर एक ये माध्यम है, यहाँ से हम ऊपर का ये मानते हैं माध्यम। ये जो माध्यम है यहाँ से ये ऊपर है, वह है क्या, एयर है, एयर, हवा है। तो हमने क्या देखा कि सर हमने एक यहाँ पर चिकनी सतह बना ली है या फिर एक तरह से माने कि मिरर हमने रख लिया है, दर्पण, ये दर्पण रखा हुआ है। प्रकाश की किरण ये आ रही है। अब ये प्रकाश की किरण आई, इस पॉइंट पर ये टकराई, टकराने के बाद हुआ क्या कि इस तरफ ये चली गई। मतलब ये यहाँ से ऊपर एक माध्यम है, जिस माध्यम में ये चलकर आ रही थी वापस उसी माध्यम में चली गई। तो ये जो है प्रकाश की घटना, ये घटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब यहाँ पर हमें देखने हैं सर ये जो किरण आ रही है इसका एक नाम होता है, जो सर टकरा कर जा रही है उसका भी एक स्पेशल नाम है, और ये जो नॉर्मल ये अविलंब है, ये जो अविलंब है उसका भी कुछ नाम हो। इसको इंग्लिश में नॉर्मल और हिंदी में अविलंब बोलते हैं। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का भी एक नाम होता है। तो हम यहाँ पर पहले नामकरण करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, किरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, IR, शॉर्टकट में मैंने बोल दिया
IR, इंसिडेंट रे। तो ये है आने वाली किरण। अब यहाँ टकराने के बाद ये जिस पॉइंट पर टकराई है इस बिंदु का भी एक नाम होता है। जैसे अगर हम माने कि सर ये जो इस पॉइंट पर ये टकरा रही है तो इसका नाम क्या है, तो हम इसका भी नाम जानते हैं। सर जिस पॉइंट पर ये टकराती है उसका नाम होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये है आपतन बिंदु। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो प्रकाश की किरण जो आई है उसका नाम तो सर आपतित किरण हो गया, लेकिन जो टकराकर वापस जा रही है उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम होता है परावर्तित किरण। तो हम यहाँ लिखेंगे परावर्तित परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिव रे। RR हमने शॉर्टकट में बोल दिया, ये रिफ्लेक्टिव रे है, ये जो टकराकर वापस जा रही है। और ये जो है ये बीच में ये परपेंडिकुलर होता है, ये इस सतह के जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको एन से रिप्रेजेंट मैंने कर दिया। तो अब हम यहाँ पर हर एक चीज का नामकरण कर चुके हैं। यहाँ हमें देखना होगा कि सर ये जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, और ये जो है परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर टकरा रही है उस पॉइंट पर अगर हम इस सतह के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देंगे तो ये जो लाइन है ये अविलंब कहलाती है। प्रकाश की किरण जो टकराकर जा रही है सर उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहाँ पर दो एंगल बनते हैं। दो एंगल कौन से हैं, तो सर ये पहला एंगल है और एक इधर है दूसरा एंगल। पहला एंगल हम इसको मानते हैं सर ये वाला पहला एंगल है। इस एंगल का एक नाम होता है, इस एंगल को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका नाम क्या है, इसका नाम इस वाली किरण के नाम पर रखा गया है। जैसे इस किरण का नाम है आपतित किरण, तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं आपतन कोण। यहाँ पर ये जो आई है, आई का नाम क्या है, आपतन, आपतन कोण, ये है इसका नाम। तो हमें समझ में आ गया सर यहाँ आई है आपतन कोण। अब हम बात करते हैं सर ये वाला जो एंगल है, ये जो परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो एंगल बना रही है, अब इस एंगल का भी नाम कुछ ना कुछ होगा। इस एंगल को वैसे रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब ये आर है क्या, इसका नाम क्या है, तो हम जैसे इस वाली किरण के नाम से ही इसका नाम निकला है, ये है परावर्तित किरण, तो ये है परावर्तन कोण। तो यहाँ जो आर है इसका नाम है परावर्तन, परावर्तन कोण, ये है परावर्तन कोण। तो ये हमें घटना समझ में आई कि सर ये प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या है, कि प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी सतह से टकराता है, तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो प्रकाश की ये घटना है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब हम जानते हैं कि सर जो किरण आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, टकराकर जो जा रही है उसको परावर्तित किरण कहेंगे, जिस पॉइंट पर आके टकराती हैं उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और ये जो है ये सतह है, ये चिकनी सतह है, ये तल है जिस तल से ये टकराकर जा रही है। यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये टकरा रही है आपतन बिंदु से इस तल के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन खींच देंगे तो सर इस लाइन को हम अविलंब के नाम से जानते हैं। तो हमें इतना समझ में आ गया कि सर प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या है, ये मैंने परिभाषा में लिख भी दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा मैंने चित्र के माध्यम से समझा भी दिया। अब हम यहाँ देखेंगे सर ये जो प्रकाश का परावर्तन है इसके दो नियम होते हैं, तो हम इन दोनों नियमों को समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रकाश, ऐसे लिखो परावर्तन वर्तन के दो नियम नियम होते हैं, होते हैं। तो कौन से दो नियम हैं, हम ही जानते हैं कि सर प्रकाश के जो परावर्तन है उसके दो नियम होते हैं। तो हम नियम नंबर 1, पहला नियम क्या है, एंगल आई बराबर एंगल आर, ये होता है पहला नियम। मतलब क्या है कि सर ये जो एंगल आई है मतलब आपतन कोण है, यह परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना एंगल ये बनेगा
और उतना ही एंगल ये होता है, ये कन्फर्म है, ये फिक्स है। तो अगर जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण आई और अगर इधर 30 अंश का एंगल बनाया है, तो सर इधर भी 30 अंश का एंगल बनाते हुए निकल कर जाएगी। तो ये हमें समझ में आया। यहाँ से मैं डायग्राम बना सकता हूँ छोटे से, एक दो डायग्राम बना सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश की किरण यहाँ आती है और ये जो उसने एंगल बनाया है मान लीजिए 45 अंश, प्रकाश की किरण आई और 45 अंश का कोण बनाया है। तो जब ये निकल कर जाएगी तो इस बात की गारंटी है कि सर ये भी 45 अंश का ही कोण बनाएगी। ये पहली बात। हम इससे ये समझ सकते हैं कि सर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर हैं। हम एक और एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण ये आई और टकरा कर ये चली गई। यहां पर हम अविलंब बना देते हैं कि सर ये अविलंब है। अब हमें एक बात याद रखनी होगी कि जैसे हम इसको चलो बनाते हैं, एक बार और यहाँ पर बना देते हैं कि सर ये जो एंगल है, अगर माने ये 30 अंश का कोण है तो सर ये भी 30 अंश का ही कोण बनेगा। ये हमें समझ में आ गया। हमें यहाँ एक बात और ध्यान देनी होगी कि ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है, ये इस तल के, इस वाले तल के जस्ट 90 डिग्री पर होता है। अब हम इतना जानते हैं कि सर ये पूरा यहाँ से लेकर ये 90 अंश होता है। 90 अंश में से ये 30 हो गया, तो इधर ये वाला कितना बचा होगा? ये वाला एंगल की बात करें सर, ये वाला एंगल जो मैंने क्रॉस किया है, अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये एंगल बचा होगा 60 अंश। हमें लिख देंगे सर ये 60 अंश बचा होगा। तो अगर हम इधर देखें तो सर ये नॉर्मल है और ये इसका तल है, तो इससे ये 90 अंश का एंगल बनाएगा। ये पूरा 90 अंश का कोण होता है। 90 में से ये 30 हो चुका है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? सर ये एंगल भी 60 अंश होगा। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, वह ये तल के साथ जो एंगल बनाती है, जितने एंगल पर ये आएगी सर उतने ही एंगल पर ये निकल के भी जाएगी। हम ये भी समझ सकते हैं कि सर ये वाले एंगल भी बराबर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर प्रकाश की किरण ये आई और ये टकराकर वापस चली गई। हमने आपको बस इतना दिया है कि ये एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 25 अंश है। और हमने पूछ लिया कि ये बताइए फिर ये वाला एंगल कितना होगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि सर जिस एंगल पर आकर प्रकाश की किरण टकराती है, सर उसी एंगल पर आके निकल के भी जाएगी। तो अगर ये 25 अंश का एंगल पर आई है तो सर यहाँ पर भी ये 25 अंश का एंगल ही बनाते हुए निकलेगी। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाती है कि एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाता है। ये पहला नियम है। ये जो प्रकाश का परावर्तन है उसका पहला नियम यही है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के दोनों एंगल बराबर होते हैं। ये हमें समझ में आ गया, ये हमने एग्जाम्पल से समझ लिया। अब हम बात करते हैं, अच्छा एक एग्जाम्पल और है, एक एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, उसको और हम देखते हैं। जैसे हमें मानते हैं कि सर यहाँ पर हमने ये एक तल बना दिया है, यहाँ पर ये अविलंब है, ये अविलंब है और प्रकाश की किरण कहाँ पर आ रही है? प्रकाश की किरण आ रही है इसी के ऊपर। मान लीजिए इसी के ऊपर आई, प्रकाश की किरण इसी के ऊपर आई, ये है आने का डायग्राम, वो बना दिया मैंने सिंबल। प्रकाश की किरण इसी अविलंब के ऊपर आई, तो फिर टकराने के बाद सर वापस इसी के ऊपर वापस ऐसे निकल कर जाएगी। अगर प्रकाश की किरण इस अविलंब के ही ऊपर आई, तो जब आई है और अविलंब के साथ ही एंगल देखा जाता है, तो यहाँ पर सर जो आपतन कोण होगा आई, वह परावर्तन कोण मतलब आर के बराबर होगा। ये तो हमेशा ही होता है, एंगल आर के बराबर होगा। और ये होगा कितना? इस वाली कंडीशन में होगा कितना? ये सवाल पूछता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण अविलंब के ही ऊपर आकर गिरी, तो बताइए उसका आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा? तो हम जानते हैं कि सर परावर्तन हो रहा है, तो इस बात की गारंटी है आपतन कोण और अपवर्तन परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। लेकिन इस वाली कंडीशन में कितना होगा? हम एंगल मापते कहाँ से हैं? ये जो हमारा आपतन कोण है वह किससे चेक करते हैं? वो चेक करते हैं इस अविलंब के साथ। अगर मान लीजिए ये किरण है, अभी तो हमारे साथ कुछ यहाँ देखा है तो सर ये एंगल बना रही है, लेकिन अगर इस किरण को इस तरह से
करता जाऊंगा तो ये एंगल छोटा होता जाएगा। ये जो आई है ये अगर इस तरह से मोड़ता जाऊंगा तो छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और जब अविलंब के ऊपर ही कर दूंगा तो ये बिल्कुल शून्य हो जाएगा। इसका मतलब इस वाली कंडीशन में एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर 0 अंश होता है। ये हम याद रखेंगे, ये हम हमेशा याद रखेंगे कि सर जब भी कोई प्रकाश की किरण अविलंब के ऊपर आकर गिरती है तो वहां पर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के दोनों शून्य होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोई सर्कल है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक वृत्त है, ये सर्कल है। अगर हम इस सर्कल पर कोई प्रकाश की किरण गुजारें, ये कांच का हम मानते हैं सर्कल है, सर एक पूरा कांच का सर्कल है। अगर हमने मान लीजिए प्रकाश की किरण इस तरह से गुजार दी है, इस तरह से, तो हम ये पूछेंगे कि ये बताइए इस पर लंबवत है क्या? प्रकाश की किरण हमने अगर इस तरह से कर दी है तो ये इस कांच के ऊपर परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है, परपेंडिकुलर ये अभी नहीं है। परपेंडिकुलर ये कब कहलाएगी? कोई भी प्रकाश की किरण किसी कांच के गोले पर अगर हम डालते हैं तो वह लंबवत कब कहलाएगी? वह तब लंबवत कहलाएगी जब वह किरण उसके केंद्र से होकर गुजर जाए। जैसे मान लीजिए अगर मैं प्रकाश की किरण को इस तरह से गुजार दूंगा, ये इस तरह से, तो ये इस वाली किरण को हम बोलेंगे कि इसका ये जो सरफेस है इस सरफेस के लंबवत है, सरफेस के लंबवत हम इसको मान सकते हैं। लेकिन ये हम सरफेस के लंबवत नहीं मानेंगे। अगर हम बात करते हैं सर ये ऐसी किरण निकाल देंगे, अगर कोई इस तरह से किरण निकाल देंगे तो इसको भी हम सरफेस के लंबवत मानेंगे। तो अगर कोई कांच का गोला है और हम ऐसे बोलें कि एक कांच के गोले पर प्रकाश की किरण इस प्रकार से पड़ती है कि उसके केंद्र से होकर गुजरती है, तो बताइए आपतन कोण का मान कितना होगा? तो सर इस वाली कंडीशन में अगर सेंटर से गुजर गई, इसका मतलब सर परपेंडिकुलर हो गई और आपतन कोण शून्य होगा। इसका मतलब सर ये नॉर्मल होता है, अविलंब इसी को मानते हैं और इसी के ऊपर अगर पड़ेगी तो सर एंगल शून्य हो जाएगा। ये हमको याद रहे कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी गोल, जो कांच है, कांच की एक गोल बॉल है, उसके अगर सेंटर से होकर गुजरेगी तो इस बात की गारंटी है सर वह पहली तो पार निकल जाएगी, ये हमें समझ में आ गया। दूसरा सर ये जो आपतन कोण होगा वह हमेशा 0 अंश होता है इस वाली कंडीशन में, तो ये हमें याद रहे। तो ये पहला नियम है जो हम समझ चुके होंगे। दूसरा नियम इसका क्या है? दूसरा नियम है, यहां से देखते हैं, ये जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और ये अविलंब है, तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल का मतलब है एक ही प्लेन में है, या एक्स वाई प्लेन मान लो, या फिर वाई जेड प्लेन मान लो, या फिर एक्स जेड प्लेन मान लो। मतलब केवल एक तल में स्थित होंगे, किसी एक तल में, मतलब 2D फिगर होगा, 3D फिगर नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर हम बात करते हैं सर इनकी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर दूसरा नियम यही है, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ये हमें समझ में आ गया कि सर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और इसके नियम भी हमें पता चल गए कि सर प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब हम यहाँ से एक नोट पॉइंट समझेंगे कि सर एक काम बताइए, एक हमारे सामने एक क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ टकराएगी, तो सर टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण गुजर के जा रही है, जो ये वाली किरण बनेगी, इसका क्या क्या बदल जाएगा? तो देखो, जो प्रकाश की किरण आती है और जो यहाँ से टकरा कर जाती है, तो इसका कुछ परिवर्तन आता है। किसमें परिवर्तन आएगा? सर इसका आयाम बदल जाएगा।
इसका जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है, वह बदल जाएगा। दूसरा सर इसकी जो चमक है, जिसको हम फिजिक्स की भाषा में इंटेंसिटी या फिर तीव्रता बोलते हैं, प्रकाश की तीव्रता। तो सर प्रकाश की जो किरण है, टकराने के बाद उसका आयाम और तीव्रता बदल जाती है, और बाकी की जो भी चीजें हैं वह समान रहती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद प्रकाश की, यहाँ से प्रकाश की तीव्रता तथा आयाम, इनको अंडरलाइन करना सर। तीव्रता मतलब इंटेंसिटी और आयाम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। तो हमें पता है कि सर परावर्तन के बाद प्रकाश की तीव्रता तथा आयाम बदल जाता है, बदल जाता है, तथा गति, कितनी गति से ये आया था, वह गति, कोमा आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, और तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य लैम्डा जिसको बोलते हैं, नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। ये हम नोट पॉइंट याद रखेंगे कि जब भी कोई प्रकाश की किरण है, वह टकराने के बाद जब वापस जाएगी, तो टकराने के बाद उसमें क्या क्या बदल जाता है। तो सर टकराने के बाद सर तीव्रता और आयाम बदलता है। सर उसकी चमक थोड़ी सी कम हो जाएगी पहले की अपेक्षा, इसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं, तीव्रता। सर उसका आयाम है, उसका जो फैलाव है, वह फैलाव कम होगा। पहले ज्यादा जगह में फैल सकता था, अब वह कम जगह में फैलेगा। तो हम जानते हैं सर इसका आयाम और तीव्रता ये कम हो जाता है, लेकिन सर इस जिस गति से आया था उतनी ही गति से टकरा कर जाएगा। तीसरा, जिस आवृत्ति से आया था, फ्रीक्वेंसी उसकी जितनी भी थी उतनी ही फ्रीक्वेंसी से टकरा कर वापस जाएगा, और जितनी इसकी तरंगदैर्ध्य थी, वेवलेंथ थी, उतनी ही वेवलेंथ से निकल कर जाएगा। तो ये हमें याद रहे। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है जिसकी फ्रीक्वेंसी x है, वह किसी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो लौटते हुए उसकी फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो x है वह कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी कि अधिक हो जाएगी कि समान रहेगी कि नन ऑफ दिस। तो हम कहेंगे सर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी, सर फ्रीक्वेंसी पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रहेगा, समान रहेगी, पूर्ववत रहेगी। तो ये हमें याद रहे। यहाँ से हमारा एक नोट पॉइंट है। अगला हम नोट पॉइंट एक और समझ सकते हैं। अगला नोट पॉइंट क्या है, इस नोट पॉइंट पे हम समझेंगे कि जैसे प्रकाश की किरण है, तो प्रकाश की किरण के ये तो हमें समझ में आ गया कि सर ये तीव्रता, आयाम और ये इनका क्या बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा प्रकाश के परावर्तन के दौरान। अब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे कोई मान लीजिए संसार के जितने भी दर्पण हैं, दर्पण मतलब जिसमें शीशे, जिसमें हम अपनी शक्ल देख सकते हैं, संसार का कोई भी दर्पण है, तो वह दर्पण किसके सिद्धांत पर काम करता है। अगर उस दर्पण में किसी की शक्ल दिखाई दे रही है, या जैसे मान लो मैं ही ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया, तो मैं अपना पूरा का पूरा डायग्राम उसके अंदर देख सकता हूँ, मैं अपनी शक्ल देख सकता हूँ। तो सर जितने भी संसार के मिरर हैं, जिनको दर्पण कहते हैं, सभी दर्पण प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। वहां परावर्तन का कॉन्सेप्ट लगता है और उसी के आधार पर वहां इमेज बनती है। तो हम यहाँ पर ये बात लिख देंगे कि संसार के सभी सभी दर्पण, संसार के सभी दर्पण प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। ये हम याद रखेंगे। एक और हम नोट पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ लास्ट नोट पॉइंट है इसका, प्रकाश के परावर्तन का ये अंतिम हम नोट पॉइंट समझ सकते हैं। दूसरा इसका नोट पॉइंट हो सकता है कि जैसे मान लीजिए संसार की कोई भी वस्तु है, अगर वो हमें दिखाई दे रही है,
जैसे आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूँ, या फिर आप जहाँ पर भी बैठे होंगे वहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं रखी होंगी, वे सब वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो वे वस्तुएं हमें क्यों दिखाई दे रही हैं, इसके पीछे भी जो लॉजिक लगता है वह प्रकाश का परावर्तन है। जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? कि प्रकाश की किरण इसके पास आ रही है और टकरा कर मेरी आंखों के अंदर जा रही है, इसलिए ये मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर संसार की कोई वस्तु मुझे दिखाई देती है तो उसके पीछे लॉजिक यही है सर, उसके पास जो प्रकाश आ रहा है उसे वह रिफ्लेक्ट करके मेरी आंखों में भेज रहा है। अगर कभी ऐसे हुआ कि प्रकाश की किरण गई किसी वस्तु के पास लेकिन उस वस्तु ने वापस नहीं भेजी, तो वह वस्तु हमें दिखाई भी नहीं देगी। कोई वस्तु हमें दिखाई तब देती है जब उसके पास प्रकाश जाता है और वह उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में भेज देता है, तब हमें वह वस्तु दिखाई देती है। तो अगर हम आपसे ये कहें कि संसार की कोई भी वस्तु यदि हमें दिखाई दे रही है तो वह दिखाई भी किस कारण से दे रही है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो वह हमें दिखाई नहीं देती। तो हम यहाँ लिख देंगे कि संसार की प्रत्येक वस्तु संसार की प्रत्येक वस्तु हमें दिखाई देती है। अब इसके पीछे मैं लिख दे रहा हूं क्यों हमने यहां लिख दिया क्यों। तो इसका कारण क्या है? तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के कारण। ये इसके पीछे का रीजन है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी से पूछना कि भाई साहब सामने आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो बताएगा, उसके सामने जो भी होगा वो कहेगा हाँ ये दिखाई दे रहा है। तो सवाल आपका ये होगा फिर उससे कि ये बताओ ये आपको दिखाई दे रहा है, क्यों दे रहा है दिखाई? ये आपको कोई वस्तु है सामने, ये आपको दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है? बस यही जवाब हम चाहते हैं। इसका जवाब बताओ। तो इसका जवाब वैसे रियल यही है कि सर ये जो सामने वस्तु हमें दिखाई दे रही है वह प्रकाश का परावर्तन कर रही है और इस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों में आ रहा है, इसलिए ये हमें दिखाई दे रही है। अगर प्रकाश की किरण इसके पास जाती और टकराकर हमें नहीं भिजती, हमारी आंखों तक नहीं भिजती, तो ये वस्तु हमें दिखाई भी नहीं देती। ये इसके पीछे का लॉजिक होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आया होगा। ये है इसकी डिटेल्ड जानकारी। पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम प्रकाश के अपवर्तन को भी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम प्रकाश का अपवर्तन भी समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। देखो यहाँ लिखा है प्रकाश का अपवर्तन, इसको इंग्लिश में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये आर है, परावर्तन में यहाँ पर एल थी, उसको बोलते थे रिफ्लेक्शन, और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये हमें समझ में आ गया। ये होता क्या है, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, तो हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने ये जो लाइन है, इस लाइन से ऊपर विरल माध्यम दिखाया है। मान लीजिए विरल माध्यम के तौर पर ऊपर हवा है, एयर, और नीचे हमने सघन माध्यम दिखाया है, और सघन माध्यम के लिए ये जो सिंबल है, ये सिंबल कांच का होता है। तो ये हमने कांच दिखाया है। तो सर ऊपर विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम है। अगर प्रकाश की किरण ऊपर से विरल माध्यम से चलकर अगर सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये जो अविलंब था ना, वैसे तो ये प्रकाश की किरण ये टकराने के बाद सीधी इस रास्ते पर जानी चाहिए थी, लेकिन वह इस रास्ते पर न जाकर थोड़ी सी अविलंब की तरफ झुक गई और दूसरे माध्यम में चली गई। तो ये प्रकाश की जो घटना है कि सर प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर अगर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। लेकिन अपवर्तन के दौरान हमें एक बात याद रहे कि अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो थोड़ी सी अविलंब की ओर थोड़ी सी इधर झुक जाएगी, ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए मैं इसकी परिभाषा ये पढ़ देता हूँ, ये क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, तब प्रकाश किरण का एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन का मतलब समझ में आ गया
प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब यहाँ पर जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको हम बोलेंगे आपतित किरण, और जो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में चली गई, ये हरे रंग से मैंने दिखाया है, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। ये जो एंगल है आई, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, और ये वाला जो आर एंगल है ये है अपवर्तन कोण। ये जो पॉइंट है ये आपतन बिंदु हम इसको बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर ये आपतन बिंदु है, ये नीचे सघन माध्यम है, ऊपर विरल माध्यम है। ये घटना जो है वह प्रकाश का अपवर्तन है। अगर हम यहाँ पर बात करें सर प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो सर इसके भी दो नियम होते हैं। एक नियम सेम है, जो नियम प्रकाश के परावर्तन में था वही सेम प्रकाश के अपवर्तन में भी है। कौन सा है सर, कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों को तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, या तो वो एक्स वाई प्लेन में होंगे, या फिर वाई जेड प्लेन में होंगे, या फिर जेड एक्स प्लेन में होंगे, लेकिन होंगे सिर्फ एक तल में, मतलब 2D डायग्राम बनाएंगे अगर इनका हम डायग्राम बनाएंगे तो हमें ये समझ में आ गया कि ये प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, और इसके होते हैं दो नियम। तो यहाँ पर हमने लिखे भी हैं। ये जो पहले वाला नियम है वो तो मैच कर रहा है पिछले वाले से, प्रकाश के परावर्तन में भी ये नियम था और ये अपवर्तन में भी नियम है। तो हम इसको पढ़ते हैं, क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या, देखो ज्या किसको बोला जाता है, ज्या बोलते हैं साइन को। जैसे आपने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े होंगे, 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो यहाँ पर जो साइन होता है इसको हम बोलते हैं ज्या, और कॉस को कॉस ज्या, टेन को स्पर्श ज्या, इस तरह से बोलते हैं। तो ये हम अभी बात करते हैं सर ज्या की। तो इसने बोला है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण होता है आई, तो आई की ज्या निकालेंगे तो साइन आई हो जाएगा, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण आर है और आर की अगर ज्या निकालेंगे तो साइन आर हो जाएगा, का अनुपात सदैव नियत रहता है। कहीं पर भी आप अपवर्तन करा लो, वहां पर ये आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो वह हमेशा फिक्स रहता है। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो म्यू है ये है क्या, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, ये है माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक इसको कहते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये दूसरा नियम क्या है। अब ये जो नियम है अपवर्तनांक साइन आई बट्टे साइन आर करके, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे स्नेल, स्नेल ने अपवर्तनांक को इस फॉर्मूले की सहायता से निकाला। इसीलिए ये जो मैंने रेक्टेंगल किया है इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, यहाँ लिखा है स्नेल का नियम। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि म्यू को इस विधि से सर्वप्रथम स्नेल ने ज्ञात किया था, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि सर ये स्नेल का नियम होता है। अब अपवर्तनांक का एक तो ये फॉर्मूला है और अपवर्तनांक का एक और फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पर म्यू का एक दूसरा फॉर्मूला और लिखते हैं। सर म्यू होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन निर्वात में प्रकाश कितनी चाल से चलता है, ये हम जानते हैं 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है वो रख लो ऊपर, और यहाँ लिखो माध्यम में, जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उस माध्यम में भी प्रकाश को चलवाएंगे और देखेंगे कि कितनी चाल है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होता है फॉर्मूला म्यू का दूसरा फॉर्मूला। एक तो ये फॉर्मूला है, अगर एंगल की बात करेगा कि सर प्रकाश की किरण 30 अंश के कोण पर आपतन कोण बनाते हुए दूसरे एक माध्यम में चली जाती है, वहां पर अपवर्तन कोण उसका 60 अंश है या फिर उससे भी कम है, 15 अंश है, तो फिर बताइए कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, तो फिर हम उस फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन कभी कभी प्रकाश की चाल पर देता है, तो प्रकाश की चाल से अगर कंपैरिजन करेंगे तो सर निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो हम यहाँ से म्यू को लिख सकते हैं। सर म्यू निर्वात में प्रकाश की चाल हम जानते हैं कितनी होती है, 3 गुणा 10⁸ इतनी, और अपॉन यहाँ पर माध्यम में प्रकाश की चाल को हम अभी वी एम बोल देते हैं,
M फॉर मीडियम और ये V फॉर वेलोसिटी। तो हमें ये याद रहे ये फॉर्मूला। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे हम अगर बोल दें कि अगर कोई माध्यम है जिसमें प्रकाश अपनी जितनी भी रफ्तार है उससे 2 गुनी रफ्तार से गति कर जाता है, तो बताइए उसका अपवर्तनांक कितना होगा। तो हम यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं कि एक माध्यम x में प्रकाश अपनी अपनी 2 गुनी चाल से गमन करता है तो माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो देखो हम इसको डायरेक्ट कर देंगे। कैसे सर? म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 8 बट्टे। अब इसने बोला है कि प्रकाश की जितनी भी चाल है माध्यम में जाते ही अपनी जस्ट डबल चाल से चलता है। तो सर ये जो 3 गुणा 10 की घात 8 होती है उसका 2 गुना कर दो, 3 गुणा 10 की घात 8। इतनी तो प्रकाश की चाल है ही वास्तविकता में, लेकिन इसका डबल कर देंगे, इतनी चाल से वो चल रहा है। तो देखो ये वाला ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगा। 2 का भाग अगर ऊपर कुछ नहीं है तो 1 आएगा, 2 का भाग जब 1 में लगेगा तो 0.5 निकल कर आएगा। तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? 0.5। ये हमें समझ में आ गया। अब हम यहाँ एक बात समझ सकते हैं कि सर ये जो अपवर्तन है इसके कुछ उदाहरण होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे पानी का एक कांच का गिलास लें और उसमें पानी भर लें, फिर आप उस पानी में एक कोई रॉड लें या फिर आप बॉल पेन ले लें, उसको आधा डुबो कर देखें तो वह बॉल पेन टेढ़ा प्रतीत होगा। जैसे पानी में गिलास एक भर लें, कांच का गिलास, और उसमें हम किसी रॉड को डालें, इस तरह से तिरछा करके डालें, तो हम जिस डायरेक्शन में उसको तिरछा करके डालेंगे उससे भी वो और ज़्यादा टेढ़ा हो जाएगा। चलो हम सीधा भी उसको उसमें रखेंगे तब भी वह हमको टेढ़ी प्रतीत होगी। तो सर इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक है सर प्रकाश का अपवर्तन। एक तो ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हो सकता है कि जैसे मछली होती है, मछली अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती हैं अगर हम उनको ऊपर से देखेंगे तो। इसके पीछे भी क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। एक घटना और है, जैसे अगर हमारे पास कोई बाल्टी है, उस बाल्टी में हम पानी भर लें और तली में किसी सिक्के को डाल दें, तो वह जो सिक्का है वह अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। तो ये भी घटना क्यों होती है सर? ये भी सर प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। तो हम कुछ उदाहरण यहाँ पर लिख देते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम यहाँ लिखेंगे। उदाहरण: अपवर्तन के उदाहरण। तो अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे नंबर 1, जल में डूबा हुआ सिक्का। जल में डूबा हुआ सिक्का मतलब किसी बर्तन की तली में वो बैठ जाएगा, लेकिन वह तली में हमें थोड़ा सा ऊपर प्रतीत होगा। जल में डूबा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इसके पीछे कारण क्या है सर? इसके पीछे का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अगला है सर, जैसे कोई भी सारस होता है, कोई भी, जैसे बगुला बोलते हैं, बगुला क्या करता है, इसको हम सारस बोलते हैं। वो क्या करता है, वो मछली को पकड़ता है मछली खाने के लिए। तो जब ऊपर से वो देखता है तो उसको भी भ्रम हो जाता है, नीचे मछली जा रही है लेकिन उसको भ्रम होगा कि ऊपर है। तो वहां पर जब वो तेज आक्रमण करेगा तो पता चलेगा मछली नीचे थी, भाग जाएगी मछली, तो उसको भी भ्रम हो जाता है। तो हम यहाँ कहेंगे कि जल में डूबी हुई मछली
जल में डूबी हुई हुई मछली मछली भी कुछ ऊपर ऊपर उठी हुई उठी हुई प्रतीत होती है प्रतीत होती है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक उदाहरण हम समझ सकते हैं, जैसे कोई भी हमारे पास कोई बॉल है, बॉल क्या कोई भी वस्तु है, अगर हम कांच का एक बीकर लें और पानी भर लें और उस बॉल को उसमें डुबोएं, तो डुबोने के बाद बॉल का जो भी आकार होगा वह अपने वास्तविक आकार से कुछ बड़ी प्रतीत होगी। ऐसा भी क्यों होता है सर? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही। तो हम कहेंगे, तीसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जल में डूबी डूबी हुई हुई वस्तु कुछ बड़ी बड़ी प्रतीत होती है प्रतीत होती है। कुछ बड़ी मतलब अपनी वास्तविक आकार से कुछ बड़ी प्रतीत होती है, ये होना चाहिए। तो ये है। ऐसा भी क्यों होता है सर? अपवर्तन के कारण। और एक एग्जाम्पल तो होता ही है सर, कांच के गिलास में अगर पानी भर लें और उसमें एक छड़ को रखें तो सर छड़ टेढ़ी प्रतीत होगी। ये क्यों होता है सर? ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो हम कहेंगे कि जल से भरे गिलास में छड़ छड़ को रखने रखने पर क्षण टेढ़ी प्रतीत होती होती है। तो इसके पीछे भी कारण क्या है सर? इसके पीछे भी कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो ये अपवर्तन के हमारे पास कुछ 4 एग्जाम्पल हैं जो हमने देखे हैं और ये अपवर्तन हमें समझ में आया। सर 2 इसके नियम होते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल करके सबसे पहले अपवर्तनांक स्नेल ने निकाला था, इसीलिए इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरा सर, ये एक फॉर्मूला भी है, इससे भी हम माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं कि प्रकाश की चाल वास्तविकता में कितनी है वो ऊपर रख लो और नीचे रख लो कि प्रकाश उस माध्यम में कितनी रफ्तार से जा रहा है, भाग लगा दो, आराम से निकल आएगा। और इसी फॉर्मूले पर डिपेंडेंट ये हमने एक क्वेश्चन कर लिया। ये हमने एग्जाम्पल समझ लिए हैं। तो अभी हम समझेंगे कुछ माध्यम और उनका अपवर्तनांक, क्योंकि वो हमको याद रखना है। जैसे पूछता है जल का कितना होता है, फिर पूछेगा केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है, बताओ सबसे ज्यादा किसका होता है, तो वो हीरे का होता है। तो इसी तरह से अभी हम कुछ अपवर्तनांक लिखाएंगे। तो पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम उनको भी याद करेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन नोट पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर नोट पॉइंट नंबर 1 ये क्या लिखा है कि प्रकाश के अपवर्तन के बाद प्रकाश की गति, दिशा और तरंग दैर्ध्य बदल जाती हैं, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अगर प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी है वह तो नियत रहती है, पहले जितनी थी आज भी उतनी ही रहेगी, लेकिन बदलेगा क्या? बदलेगा, उसकी गति बदल जाएगी। अगला सर, उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। हमने अभी देखा था अविलंब की तरफ झुक जाती है, वैसे सीधी निकलनी चाहिए थी लेकिन वो थोड़ी सी अविलंब की तरफ झुक जाती है, इसका मतलब उसकी दिशा भी बदल जाती है। और अगर बात करते हैं सर वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ भी बदल जाती है प्रकाश के अपवर्तन के बाद। तो ये हमें नोट पॉइंट समझ में आया। अगर हम अगला नोट पॉइंट अब देखते हैं, ये है जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम होता है। जैसे आपसे 3 कोई अपवर्तनांक देगा, 3 अपवर्तनांक दे देगा 3 पदार्थों के, पदार्थ ए बी सी, और इनका अपवर्तनांक क्रमशः देगा। फिर आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें सबसे सघन कौन है, तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वह सघन, और अगर सबसे विरल पूछेगा तो सबसे कम अपवर्तनांक जिसका होगा वह सबसे विरल होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी नोट पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं सर ये नोट पॉइंट नंबर 3 कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जो हीरा है इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये कितना होता है? आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, पहले अगर आपको मालूम हो तो टाइप करें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने, अगर आपको याद होगा तो वो टाइप कर दिया होगा। देखो ये जो इतने हैं, मैंने यहाँ पर 7 लिखे हैं और एक ये हीरा हो गया,
इनमें से अगर आपको एक का भी अगर अपवर्तनांक आता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा कुल मिलाकर। तो चलिए हमारे आंसर से आप मैच करेंगे कि हमने इनका अपवर्तनांक क्या लिखा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सर हीरे का अपवर्तनांक ये होता है 2.419। ये हीरे का एग्जैक्ट अपवर्तनांक होता है और ये सबसे अधिक है, इससे अधिक फिर किसी का अपवर्तनांक होता नहीं है। तो हम इसको बॉक्स में बंद करेंगे। ये अगर हम इसके बाद हम एक एयर और की बात करते हैं, हवा, हवा का कितना होता है, हवा या फिर हम इसको बोलेंगे एयर, वायु का कितना अपवर्तनांक होता है, तो ये होता है 1.8003। ये होता है हवा का अपवर्तनांक। अगर कभी पूछ ले तो हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए कि सर 1.8003 ये सर हवा का अपवर्तनांक होता है। अब हम बात करते हैं सर तारपीन ऑयल, ये तारपीन का एक तेल होता है, इसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये होता है सर 1.48। मैं 2 डिजिट तक लिखूंगा इन सब का अपवर्तनांक। ये है ग्लिसरीन, ये क्या होता है ग्लिसरीन, ये बहुत ही चिपचिपा गाढ़ा ट्रांसपेरेंट आर पार देखने वाला एक ऐसा लिक्विड होता है ग्लिसरीन। देखा होगा कि डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर ऐसी स्किन है जो ड्राई है, अगर ऐसे हम हाथ अगर इस तरह से नाखून खरोंच देंगे तो वहाँ लाइन बन जाती है सफ़ेद कलर की, तो इसका मतलब है हमारी जो स्किन है वो ड्राई है। तो ड्राई स्किन होती है तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप ग्लिसरीन लेकर आइए और ग्लिसरीन में थोड़ा सा नींबू मिला लो और उसके बाद उसको लगाओ, तो आपकी जो ड्राई स्किन है वह नम स्किन में कन्वर्ट हो जाते हैं धीमे धीमे उसका इस्तेमाल करेंगे तो अब हम ये समझते हैं जो वही ग्लिसरीन है, उस ग्लिसरीन का यहाँ पर अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका होता है 1.47। अब हम बात करते हैं सर केरोसिन ऑयल। तो जो केरोसिन ऑयल होता है इसको हम मिट्टी के तेल के नाम से भी जानते हैं। देखा होगा कि कंट्रोल जो होता है जहाँ से अनाज मिलता है सरकार की तरफ से, वहाँ केरोसिन ऑयल मिलता है, नीले कलर का लिक्विड रहता है। तो इस केरोसिन ऑयल का कितना अपवर्तनांक होता है, वो होता है 1.44। ये हम याद रखेंगे। इसके बाद है ये अल्कोहल, अल्कोहल मतलब शराब होती है। इसका देखो अल्कोहल C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये अल्कोहल है, ये शराब है। शराब का सर कितना होता है, तो 1.36, इतना हमें याद रहे। आगे है सर जल, जल का होता है 1.33 और ये 33 चलता जाता है। आगे है सर बर्फ का, तो सर बर्फ का होता है सर 1.309 होता है, वैसे तो 09, लेकिन जब ये 9 हटेगा तो यहाँ 1 कर देता है, तो इसका मतलब ये हम अप्रोक्सीमेटली हम इसको लिख के चलेंगे 1.31, इस तरह से ही लिख देंगे इसको। उसके बाद है सर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमें पूरा याद करना है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका होता है 1.0045, ये इसका अपवर्तनांक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बस इतने आपको अपवर्तनांक याद करने हैं, क्योंकि जब देखो मैं याद कर सकता हूं तो आप भी याद कर सकते हो, मुझे भी ये सारे के सारे याद हैं, तो मैंने ऐसे ही आपके सामने ही इनको लिखा है। तो आप लोगों को भी याद करनी है। डायरेक्ट पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड का, मैंने देखा है एग्जाम में पूछा है, रेलवे के एग्जाम में। बर्फ का भी मैंने देखा है, तो इसीलिए मैंने बर्फ का भी एग्जैक्ट लिख दिया है। दूसरा सर हीरे का, हीरे का अपवर्तनांक पूछा है, लेकिन ये जब सवाल पूछा था तो ऑप्शन में बस इतना था 2.4, आगे उसने नहीं लिखा था, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा भी लिखा है क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा ही कठिन एग्जाम बनाए तो वो फिर पूरा डेटा पूछ ले, तो ये पूरा इतना होता है। वैसे तो यहाँ पर 2.4 लिखकर छोड़ दोगे तब भी चल जाएगा। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये हमको याद होना चाहिए। अगला सर हवा का, हवा का 1.8003 होता है अपवर्तनांक, ये हवा का होता है, ये हमको याद है। ये सारे के सारे अपवर्तनांक हमें याद करने होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन ये दोनों घटनाएं एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब इससे आगे प्रकाश की और बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे प्रकाश का व्यतिकरण है, प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है या पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं, हम इनको आगे वाली क्लास में करेंगे। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, में मिलता हूँ आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।